नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका नविका अकेडमी में। अपन राजस्थान का भूगोल में अभी तक अपन ने एक टॉपिक कंप्लीट किया था और वो टॉपिक था अपना भौगोलिक प्रदेश, राजस्थान का भौगोलिक प्रदेश। ये टॉपिक अपन ने राजस्थान के भूगोल में कंप्लीट किया है, राजस्थान का भौगोलिक प्रदेश। ठीक है, ये पहला टॉपिक हमने कंप्लीट किया है और आज अपन दूसरा टॉपिक देखेंगे, राजस्थान की अपवाह प्रणाली। राजस्थान की अपवाह प्रणाली अर्थात राजस्थान की नदियां, आज अपन इसके बारे में देखेंगे। अगर किसी ने भौगोलिक प्रदेश की क्लास ली है या उसकी पीडीएफ जो आपके नविका अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ शेयर की हुई है, यदि किसी ने वो देखी है तो आपको ये ज्ञात होगा कि ये जो पीडीएफ है वो आपके लिए, चाहे आरपीएससी की एग्जाम की बात हो या अधीनस्थ बोर्ड की बात हो, दोनों ही परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगी, अति महत्वपूर्ण साबित होगी। वहां से प्रश्न आने की पूरी संभावना होगी, क्योंकि हमने जो नोट्स बनाए थे आपके लिए या फिर जो चीज़ें यहाँ पढ़ाई थी वो आपके लिए जो पेपर्स लगे अभी कुछ महीनों में, जो भी आरपीएससी ने पेपर लिए हैं या फिर अधीनस्थ बोर्ड ने जो पेपर लिए हैं, तो उन प्रश्नों का समावेश करते हुए यहाँ पे आपके लिए एक शानदार कंटेंट प्रस्तुत किया था। ठीक है, अब आपकी विश्वसनीयता है कि आप हमारे ऊपर नविका अकेडमी के ऊपर कितना भरोसा करते हैं। मैं चाहूँगा कि एक बार आप चैनल से जुड़ के देखें, नविका अकेडमी के साथ जुड़ के देखें। हम भरोसा दिलाते हैं आपको कि आपका यहाँ पे पढ़ा हुआ हर सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आप यहाँ से पढ़ते हैं, तो उसके लिए आपको एग्जाम में कोई निराशा नहीं होगी। ठीक है, तो चलते हैं आज अपने टॉपिक की ओर, अपवाह प्रणाली, राजस्थान की अपवाह प्रणाली अर्थात नदियां, राजस्थान का अपवाह तंत्र। इसके बारे में कुछ बेसिक सी चीजें हैं, एक बार जान लीजिए। कभी कभार प्रश्न आ जाता है, अधिकतर संभावना नहीं होती यहाँ से प्रश्न आने की। देखिए, राजस्थान के अपवाह तंत्र को अरावली पर्वत श्रेणी निर्धारित करती है। जब मैंने आपको भौगोलिक प्रदेश बताया था, पढ़ाए थे अपन ने, तो ये आपका अरावली है, ये आपके अरावली है। ठीक है, हमने डिस्कस किया था कि अरावली से निकलने वाली नदियां, ठीक है, यदि लूनी को छोड़ दे, कुछ नदियों को छोड़ दे, तो वो जाती है आपके किधर, बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र में। जैसे बनास बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र में जाती है। ठीक है, इधर की बात करें पश्चिम की, तो लूनी नदी जो अरावली के नाग पहाड़ से निकलती है, लेकिन जाती कहाँ है, आपके जो अरब सागर का जो प्रवाह है। ठीक है, राजस्थान का अपवाह तंत्र तीन प्रकार का बांटा गया है। एक तो है अंतः स्थलीय, इसका मतलब वे नदियां जो किसी चीज में या फिर अपने आप में विलीन हो जाती है, उनका कोई संगम नहीं होता। वे नदियां जो अरब सागर में जाके मिल जाती है, और वे नदियां जो बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। ये राजस्थान का तीन प्रकार का अपवाह तंत्र है। तो अरावली राजस्थान के अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटता है। ऐसा नहीं है कि कोई नदी अरावली को क्रॉस करते हुए पार करके निकल गई हो। अरावली के पश्चिम वाली नदियां पश्चिम की ओर जाती है, अरावली के पूर्व वाली नदियां पूरब की ओर जाती है, बंगाल की खाड़ी की ओर जाती है। ठीक है, तो अरावली राजस्थान के अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटता है, इस बात को आप याद रखना। मैंने आपको बताया था कि अरावली महान जल विभाजक का भाग है। ठीक है, महान जल विभाजक का भाग है। कि अरावली महान जल विभाजक का भाग है। अब कैसे था, मैंने आपको ये भी बताया था मैप बना के, कि यदि जैसे अगर देखें कि ये इंडिया का मैप है। ठीक है, ज्यादा छोटा तो नहीं बन गया, अच्छा आपको दिख रहा है। ये इंडिया का मैप है और इसमें ये आपके पश्चिमी घाट है। ठीक है, ये आपके पश्चिमी घाट है, यहाँ आपके सतपुड़ा रेंज है, फिर आके आपके विंध्याचल पर्वत है, फिर आपके आगे अरावली है। तो ये क्या है, ये आपके महान जल विभाजक है, महान जल विभाजक। ठीक है, तो अरावली भारत के महान जल विभाजक का हिस्सा है, इस बात को याद रखना। इसीलिए ये राजस्थान की नदियों को दो भागों में बांटता है, राजस्थान के अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटता है, याद रखना। ठीक है, उसके बाद है अरावली पर्वत श्रेणी का एक जल विभाजक भाग है, जो कि नदियों को दो भागों में बांटता है, राजस्थान में बहने वाली नदियों को दो भागों में बांटता है। यह एक जल विभाजक है। ठीक है, एक जल विभाजक है, इसका मतलब जो अपवाह तंत्र है उसको बांटता है। इवन मानसून में भी ये विभेद करता है। ठीक है, जैसे अपन पढ़ेंगे, जब राजस्थान का मानसून पढ़ेंगे, राजस्थान में मानसून तंत्र जब अपन पढ़ेंगे, तो देखेंगे कि अरब सागर से उठने वाले मानसून पवने, जो दक्षिण पश्चिम मानसून पवने होती है, वो अरावली के समानांतर चलती हुई दिल्ली के पास धर्मशाला में जाके बरसात करती है,
और वो राजस्थान में बरसात नहीं करती। तो मानसून में बहुत बड़ा कारक है इसका, ठीक है, कारण है इसका अरावली का, उच्चावचीय कारण है। तो अपन जब मानसून पढ़ेंगे तो इसको और ज्यादा डिटेल से देख लेंगे, ठीक है। अभी याद रखना, राजस्थान में ये एक बात हुई। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है, राजस्थान में देश के कुल सतही जल का 1.16% है, ठीक है, ये याद रखना। देश के कुल सतही जल का, भूमिगत जो जल है, कुल सतही जल है, सतह के अंदर जो जल है उसका सतही जल का 1.16% है, और जो भूमिगत जल है उसका 1.72% है। जैसे सतह पर जो जल है, नदियों के रूप में जो जल है ना, सतह का मतलब जो जल, जो पानी नदियों के रूप में है, वो भारत की तुलना में बात करें तो पूरे देश का 1.16% पानी भारत, राजस्थान की नदियों में बहता है, ठीक है, इस बात को याद रखना। उसके बाद बात करें कुल भूमिगत जल की, हमारे धरातल में कितना पानी है, अगर देश की तुलना में बात करें तो 1.72%, ठीक है, 1.72% कुल भूमिगत जल है भारत की तुलना में। ये दो बातें हैं, याद रखना, कभी कभार परीक्षा में प्रश्न आ जाता है। राजस्थान में 15 मुख्य नदी बेसिन है, इस बात को भी याद रखना। आरपीएससी ने पूछा हुआ है कि राजस्थान में कुल कितने प्रमुख नदी बेसिन है, मुख्य नदी बेसिन है, बड़ी बड़ी नदियों को लेके बात करें तो 15 मुख्य नदी बेसिन है और 58 उप बेसिन है, ठीक है, याद रखना। भारत में सर्वाधिक अंतः प्रवाही नदियां राजस्थान में पाई जाती है ना। सर्वाधिक अंतः प्रवाही नदियां मतलब वे नदियां जो अपना जल अपने संगम स्थल तक नहीं ले जाती, बीच में ही विलुप्त हो जाती है, वो अंतः प्रवाही नदियां कहलाती है, ठीक है, इस बात को याद रखना। वे नदियां जो अपने गंतव्य स्थल तक नहीं पहुंचती, संगम नहीं करती और बीच में ही विलुप्त हो जाती है, वो कौन सी नदियां होती है, अंतः प्रवाही नदियां होती है, इस बात को याद रखना। जैसे अपन पढ़ेंगे सीकर में, कांतली नदी सीकर से निकलती है, झुंझुनू में 100 किलोमीटर चलकर विलुप्त हो जाती है, ठीक है, 100 किलोमीटर चलकर यदि ये विलुप्त हो रही है, इसका मतलब ये अंतः प्रवाही नदी है, क्योंकि इसका कोई संगम पॉइंट नहीं है, इस बात को समझना, इस नदी का कोई संगम पॉइंट नहीं है, यही कारण है कि ये अंतः प्रवाही नदी है। अब क्योंकि राजस्थान में इस क्षेत्र में जो अरावली के पश्चिम वाला क्षेत्र है वो 61% क्षेत्रफल है। अब इस 61% क्षेत्रफल में क्योंकि मरुस्थल है ना, अब मरुस्थल होगा तो नदी ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं करेगी, आगे नहीं जा पाती है, और यही कारण है कि भारत की संपूर्ण देश की बात करें तो भारत में सर्वाधिक अंतः प्रवाही नदियां राजस्थान में पाई जाती है, ठीक है, इस बात को याद रखना, यहां से आपके बड़ा अच्छा प्रश्न बन जाता है। आगे चलते हैं, राजस्थान के अपवाह तंत्र की बात करें तो राजस्थान का अपवाह प्रणाली को 3 भागों में बांटा गया है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां जो कि 23% नदियां हैं, कुल राजस्थान की नदियों की बात करें तो 23% नदियां बंगाल की खाड़ी की ओर जाती है संपूर्ण राजस्थान की। अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां 17% है, अंतः प्रवाहित नदियां 60% है। याद रखना, जो अंतः प्रवाहित नदियां हैं जो किसी भी संगम पॉइंट तक नहीं जाती, वो राजस्थान में 60% है, इनका परसेंटेज याद रखना। अब आप कैसे याद रखोगे कि अंतः प्रवाहित नदियां सर्वाधिक होगी, तो याद रखना कि 60% है, ऐसे याद रख लेना कि भौगोलिक प्रदेश की बात करें तो मरुस्थलीय भौगोलिक प्रदेश 61% है, तो लगभग उसके आसपास ही याद रखना 60% अंतः प्रवाहित नदियां है, ठीक है, ऐसे याद रखना। अरब सागर में गिरने वाली नदियां, अब आपने पढ़ा है, अपन आगे पढ़ेंगे कि राजस्थान ज्योग्राफी में जो अरब सागर की ओर जाती है नदियां, उसमें जो बड़ी नदी वो है माही और लूनी, है ना, तो 2 बड़ी नदियां हैं। जबकि बात करें बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियां, तो चंबल बहुत ज्यादा जल लेके जाती है, चंबल सदावाहिनी नदी है, बनास बड़ी नदी है, तो जो अधिकतर पानी ज्यादा जल की मात्रा रखने वाली नदियां तो किधर जाती है, बंगाल की खाड़ी की ओर जाती है। तो ऐसे याद रखना कि 23 जो ज्यादा है 23%, 23% किधर जाएगी, बंगाल की खाड़ी की ओर जाएगी। 17% जो कि कम है, लूनी माही आप याद रखना, वो कहाँ जाएगी, आपके अरब सागर की ओर जाती है। लेकिन जो सर्वाधिक है 60% है, वो कहाँ जाएगी, आपके अंतः प्रवाहित नदियां हैं, राजस्थान में कुछ दूरी तय करके समाहित हो जाती है, समाप्त हो जाती है, ठीक है, इस बात को याद रखना, यहां से आपके प्रश्न बन जाता है, ठीक है। अब आगे बात करें, राजस्थान में 3 प्रकार का प्रवाह तंत्र था, अपन ने देखा था। इस क्लास की पीडीएफ आप नविका एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर, नविका एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर जाके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और अपने फॉर्मेट में पढ़ सकते हो, ठीक है। नविका एकेडमी का डिस्कशन ग्रुप भी है,
आप वहां जाके, कोई बात है आपकी, कोई क्वेरी है, आपको किसी नोट्स के बारे में कोई बात करनी है, तो आप जाके कमेंट भी कर सकते हैं। तो आप जिन लोग यहाँ पे, जो भी यहाँ पे क्लास देखते हैं, कृपया करके टेलीग्राम चैनल भी शेयर कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण अपडेट आपके लिए डाले जाते हैं। ठीक है, 3 प्रकार का राजस्थान का अपवाह तंत्र है। अरब सागरीय अपवाह तंत्र, अंतःप्रवाही और बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र। ठीक है, याद रखना। अब यदि बात करें कि कौन सी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है, ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है चंबल नदी, बनास नदी, बेडच या आयड़, काली सिंध नदी, पार्वती नदी, परवन नदी, कोठारी और गंभीर नदी। ठीक है, चंबल, बनास, बेड़च, काली सिंध, पार्वती, परवन, कोठारी, गंभीर। और अपन आगे देख लेंगे, ये नदियां जाती है बंगाल की खाड़ी की तरफ। ठीक है, अब अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां लूनी है, माही है, साबरमती है और पश्चिमी बनास है। इन चारों नदियों के नाम याद रखना। ये 4 नदियां अरब सागर की ओर जाती है। ठीक है, अब बात करें अंतः प्रवाहित नदियों के बारे में, तो कातली नदी है, सावी नदी है, काकनी है, गग्गर नदी है, बाणगंगा है, मेढा नदी है, रूपनगढ़, तुरतमती और खारी नदी। ये नदियां अंतः प्रवाहित है। इसका मतलब ये किसी नदी में जाके नहीं मिलती, ये स्वतः ही समाप्त हो जाती है कुछ दूरी तय करके। ठीक है, तो याद रखना इनको। अब आगे है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, इसमें हम बात करेंगे सर्वप्रथम चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी जो कि राजस्थान की सबसे प्रमुख नदी मानी जाती है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। यदि बात करें इसके उपनामों की, कि चंबल नदी को किस उपनाम से जाना जाता है, एक प्रश्न है यहाँ पे, राजस्थान की कामधेनु, है ना। अब जिसका भी नेक्स्ट रीट का एग्जाम है, ठीक है, अभी जो नेक्स्ट बड़ा एग्जाम रीट का है, तो मैं उस पर ज्यादा फोकस करूँ, तो मैं आपसे कहूंगा कि इस पर इंपॉर्टेंट लगा लेना। इसलिए क्योंकि ये प्रश्न चाहे आरपीएससी की बात हो, चाहे आरएसएसबी की बात हो, ये प्रश्न बहुत बार पूछा है, इतनी बार की पता ही नहीं चलता। ठीक है, राजस्थान की कामधेनु, और जब भी पूछते हैं फिर भी 50% लोग इसको गलत कर देते हैं। ठीक है, लोग बनास करके आ जाते हैं पढ़े हुआ होने के बावजूद भी। तो याद रखना, राजस्थान की कामधेनु चंबल नदी को कहा जाता है। राजस्थान की कामधेनु चंबल नदी को कहा जाता है, इस बात को याद रखना। फिर है चमर्णवती नदी, यह प्राचीन नाम है इसका। ठीक है, चमर्णवती नदी, इसको चमर्णवती, ठीक है, ऐसे भी लिखा जाता है चमर्णवती, याद रखना। चमर्णवती इसका प्राचीन नाम है। याद प्रश्न ऐसे आ सकता है कि चंबल का प्राचीन नाम क्या है, तो आप इन ऑप्शन को देख के अंदाजा लगा लेना। ठीक है, 12 मासा या नित्यवाही। नित्यवाही मतलब नित्य किसको बोलते हैं हिंदी में, जो रेगुलर रेगुलर चलती है। ठीक है, नित्य डेली का काम हो गया, है ना, हमेशा का काम हो गया, सर्वदा की बात होती है। नित्यवाही 12 मासा नदी है, सदावाहिनी नदी है। ठीक है, सदावाहिनी नदी है, हमेशा बहती रहती है। ठीक है, 12 महीने ये बहती है, इसलिए याद रखना है इसको। ये 12 मासा नदी है, नित्यवाही नदी है। इसको मालव गंगा कहते हैं, क्योंकि मालव प्रदेश से निकलती है, मालव प्रदेश से गुजरती है, इसलिए इसको मालव गंगा भी कहते हैं। नित्यवाही, 12 मासी, राजस्थान की कामधेनु चमर्णवती, ये नाम याद रखना, राजस्थान की कामधेनु, ये जरूर याद रखना। ठीक है, उसके बाद बात करें इसके उद्गम की। उद्गम की बात करें तो जाना पाप पहाड़ी। ठीक है, कौन सी पहाड़ी है, जाना पाप पहाड़ी, याद रखना। ये मानपुर, महू जिला, मध्य प्रदेश में आती है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है। जाना पाप पहाड़ी विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है, इस बात को याद रखना। ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है, इस बात को याद रखना। मानपुर कोई स्थान है, ऐसे याद रखना कि महू जिला है मध्य प्रदेश के, मानपुर स्थान में जानापाप पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है, इस बात को याद रखना, जानापाप पहाड़ी से होता है। अब बात करें इसकी संगम की, कि ये नदी कहाँ जाके समाप्त होती है। ठीक है, संगम की बात करें तो यमुना नदी में जाके समाप्त होती है, जो कि मुरादगंज, इटावा, इटावा नगर उत्तर प्रदेश में एक जगह है मुरादगंज, यहाँ पे यमुना नदी में इसका संगम होता है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में जाके मिलने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी है आपकी चंबल नदी। अगर चंबल के बारे में बात करें तो यहाँ आपके जानापाप पहाड़ी है, जानापाप पहाड़ी, मानपुर या महू जिला, है ना, याद रखना, यहां से प्रश्न आता है। अब संगम की बात करें तो संगम होता है इसका इटावा नगर,
जो कि आपके यूपी उत्तर प्रदेश में आता है ना, यमुना नदी में जाके मिल जाती है। किस में मिलती है? यमुना नदी में जाके मिल जाती है, इस बात को याद रखना। ठीक है। अगर राज्यों की बात करें तो चंबल मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बहती है। भाई मध्य प्रदेश का उसका उद्गम होता है, राजस्थान की ये प्रमुख नदी है, ठीक है, और उत्तर प्रदेश में जाके मिलती है। तो 3 राज्यों में चंबल बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, है ना, याद रखना इसको। अब बात करें इसकी लंबाई की, तो चंबल की लंबाई है 1051 किलोमीटर। कितनी है? 1051 किलोमीटर चंबल की लंबाई है। अलग अलग सोर्स में अलग अलग इसकी लंबाई मिलती है, लेकिन अभी जो ताजा रिपोर्ट आई है, ठीक है, जल संसाधन विभाग की, तो उसमें इसको 1051 किलोमीटर दर्शाया गया है। तो ये भी ऑथेंटिक है आपके लिए। राजस्थान में लंबाई की बात करें तो 322 किलोमीटर। अगर चंबल नदी की कुल लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई है 1051 किलोमीटर, लेकिन यदि बात करें कि राजस्थान में चंबल की लंबाई कितनी है तो 322 किलोमीटर है। ठीक है, राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? 322 किलोमीटर है। यदि चंबल की कुल लंबाई की बात करें तो 1051 किलोमीटर है ना, याद रखना इस बात को। चंबल नदी के बारे में ये कुछ विशेष फैक्ट है, इनको याद रखना। मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य अंतरराज्यीय सीमा बनाती है। ठीक है, अंतरराज्यीय सीमा बनाती है, और ये अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाली सबसे बड़ी नदी है। चंबल नदी अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाली सबसे बड़ी नदी है। इसका मतलब 2 राज्यों के मध्य जो सीमा पे बहती है वो चंबल नदी सबसे बड़ी नदी है, इस बात को याद रखना। अब ये राज्यों के मध्य सीमा बनाती है, लेकिन जिलों के मध्य भी सीमा बनाती है। जैसे कोटा बूंदी के मध्य सीमा बनाती है, कोटा और सवाई माधोपुर के मध्य भी ये सीमा बनाती है। चंबल नदी को याद रखना, चंबल नदी कोटा बूंदी और कोटा सवाई माधोपुर के मध्य सीमा बनाती है ना। राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है चंबल नदी, इस बात को याद रखना। आगे बात करें तो सबसे लंबी अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाली नदी है ना, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर बहती है। तो सर्वाधिक लंबी जो कि अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? राजस्थान की चंबल नदी है, याद रखना। यह राजस्थान की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है। चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है और सबसे बड़ी नदी है, इस बात को याद रखना। इस बात को याद रखना, चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, सबसे लंबी भी है और सबसे बड़ी भी है, इस बात को याद रखना। यहां से प्रश्न बनेगा। यदि बात करें कि राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका जवाब होगा बनास, क्योंकि बनास पूर्णतः राजस्थान में बहती है ना। बनास पूर्णतः राजस्थान में बहती है, इस बात को याद रखना। इन दोनों प्रश्नों में कंफ्यूज मत होना, यहां से प्रश्न आता है, ये गारंटी है। अब आप उसको किस तरह पढ़ते हो, कैसे समझते हो, वो आप देख लीजिए, है ना। राजस्थान की सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ी नदी तो चंबल है ना, लेकिन राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, ठीक है, राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास है, क्योंकि राजस्थान में चंबल बहती है 322 किलोमीटर, जबकि बनास बहती है 512 किलोमीटर। ठीक है, तो बनास आपको याद रखना है, राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो इस स्लाइड को याद रखना। चंबल नदी, इसको राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। चमनवती इसका प्राचीन नाम है। बारहमासा या सदावाहिनी इसको कहा जाता है। ये मालव गंगा कहलाती है, क्योंकि मालव प्रदेश से होकर गुजरती है। इसका उद्गम जानापाप पहाड़ी, विंध्याचल पर्वत, मानपुर, महू जिले मध्य प्रदेश से होता है, और यमुना नदी में मुरादगंज में इटावा यूपी में जाके ये संगम हो जाता है यमुना में। अगर बात करें राज्यों की तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में ये बहती है। कुल लंबाई 1051 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान में 322 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कोटा बूंदी, कोटा सवा माधोपुर के मध्य में सीमा बनाती है, लेकिन 2 राज्यों के मध्य भी सीमा बनाती है, राजस्थान और
मध्य प्रदेश। और राज्यों के मध्य सीमा बनाने वाली, अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली सबसे लंबी नदी है। यह राजस्थान की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी भी है ना, इस बात को याद रखना। उसके बाद आगे चलते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक गॉर्ज वैली बी आकार की घाटियां, जैसे ये चंबल वैली है, तो इस तरह जो बी आकार की घाटियां बनाती है चंबल, ठीक है, ये भी याद रखना। राजस्थान में सर्वाधिक बी आकार की घाटियां बनाने वाली नदी या गॉर्ज वैली बनाने वाली नदी, बी आकार की घाटियां, ठीक है, गॉर्ज वैली, ये प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में। बी आकार की घाटियां, गॉर्ज वैली और आपके कैनियन। कैनियन किसको बोलते हैं? घाटी को, कैनियन वैली, ठीक है, ये तीनों ही याद रखना, चंबल नदी के संदर्भ में है। राजस्थान में सर्वाधिक गॉर्ज वैली, बी आकार की घाटियां, कैनियन चंबल नदी पर स्थित है। अब यदि इसके प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो चंबल नदी चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में बहती है ना। आपको पता है कि चित्तौड़गढ़ के 84 गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है, उसके बाद में कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर होते हुए यमुना में विलीन हो जाती है, इस बात को याद रखना। प्रवाह क्षेत्र के जिले याद रखना। उसके बाद बात करें चंबल की सहायक नदियों के बारे में, तो काली सिंध, ठीक है, काली सिंध, आहू, पार्वती, ब्राह्मणी, चाखनी, चाखण, मेज और सीप, ठीक है, वापस बोलिए, काली सिंध, आहू, पार्वती, ब्राह्मणी, चाखण, मेज और सीप। और बात करें तो कुन या कुराल, परवन, गुजाली, मांगली, नेवाज, घोड़ा पछाड़ और बनास, ये क्या है? चंबल की सहायक नदियां हैं, ठीक है, नाम याद रखना, यहां से प्रश्न आता है आपके, है ना। वापस, काली सिंध, आहू, पार्वती, ब्राह्मणी, चाखण, मेज, सीप, कून, परवन, गुजाली, मांगली, नेवाज, नेवाज या निवाज, ठीक है, घोड़ा पछड़ और बनास, इनको याद रखना है, आपके यहां से प्रश्न आता है। यदि ठीक है, ये एक ट्रिक है, इनसे भी आप नदियों को याद कर सकते हो, ठीक है। माँ गुस्से में, तो माँ से आप याद रखोगे मांगली, ठीक है, ट्रिक है, इसको आप याद कर सकते हो। माँ गुस्से में, पापा ने आज काले घोड़े पर बार बार चाकू से मारा, ठीक है। जितनी नदियां इस ट्रिक से याद होती है अपन उतनी पढ़ने की कोशिश करेंगे, बाकी को अपन को याद करनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो माँ गुस्से में, तो माँ से याद रखना मांगली, ठीक है, माँ से याद रखना मांगली। गुस्से में से गुजाली याद रखना है आपको, माँ गुस्से में तो गुजाली याद रखना है, मांगली याद रखना है, ठीक है। पापा से आप परवन याद रखना, परवन याद रखना और पार्वती याद रखना, ठीक है, परवन याद रखना है और पार्वती याद रखना है, ये दोनों याद रखना आप पापा से, ठीक है। ने से आप निवाज याद रखना, निवाज, आज से आहू, ठीक है, काले घोड़े पर, ठीक है, तो काले से काली सिंध याद रखनी है ना, काले से काली सिंध याद रखनी है और घोड़े से घोड़ा पछाड़ याद रखनी है, घोड़ा पछाड़, ठीक है। परवन अपन ने यहां पढ़ लिया, पर से परवन यहां भी हो सकता है ना। बार बार, तो बार से आप बनास याद रखना, बार से बनास याद रखना। और कोई है क्या बेपे? नहीं है, अच्छा, ब्राह्मणी भी है ना, तो ब्राह्मणी और बनास याद रखना, ब्राह्मणी और बनास याद रखना। चाकू, तो कू से आप कुनाल या कुन, ठीक है, या कुराल याद रखना। और जैसे क्या है आपके चाखण है, ये देख लीजिए आपकी हो गई ये सारी नदियां। मारा से आप मेज याद रख लीजिए, पापा ने माँ गुस्से में, तो मेज याद रख लीजिए मे से, ठीक है, मेज याद रख लीजिएगा। तो शायद आपके ट्रिक समझ में नहीं आई है ना, क्योंकि उल्टा पुल्टा लिख दिया ये। ठीक है, तो ये अपनी ट्रिक है। माँ गुस्से में, पापा ने आज
काले घोड़े पर बार बार चाकू मारा, बार बार चाकू मारा। ठीक है, इस ट्रिक से आपको ये नदियां याद रखनी है, चंबल की सहायक नदियां याद रखनी है। आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, नदियां तो आपको याद करनी पड़ेगी यदि एक प्रश्न सही करना है तो, है ना, क्योंकि सहायक नदियों का प्रश्न आता है। तो माँ से आप मांगली याद रखना, ये एक तरफ आपकी नदियां लिखी हुई है। ठीक है, गुस्से से आप गुजाली याद रखना, मे से मेज याद रखना है। ठीक है, पापा से याद रखना पार्वती। ठीक है, पर को अपन नीचे देख लेंगे। ने से निवाज याद रखना है, आज से आहू याद रखना है। ठीक है, काले से काली सिंध याद रखना, घोड़े से घोड़ा पछाड़ याद रखना। ठीक है, अब पर से परवन हो जाएगा आपके यहाँ पे, ये परवन यहाँ पे हो जाएगा। फिर बार बार तो बनास और ब्राह्मणी, बनास और ब्राह्मणी है। फिर चाकू से तो चा से चाखण और कु से कुन याद रखना और मारा। ठीक है, तो ये तो आपके ट्रिक का हिस्सा है, याद रखना ये नदियां, सहायक नदियां आपके प्रश्न आता है, आपको याद रखनी चाहिए। आगे चलते हैं। राजस्थान में 84गढ़ रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में ये प्रवेश करती है। जब चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है तो यहाँ आपके 84गढ़ से, यह जानापा पहाड़ी है ना, यहाँ आपके 84गढ़ है, यहां से राजस्थान में प्रवेश करती है चंबल नदी। ठीक है, चंबल नदी के अपवाह क्षेत्र में बीहड़ पाया जाता है। बीहड़ क्या है? बीहड़ स्थला करती है। जब अपन ने भौतिक प्रदेश पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि चंबल वाले क्षेत्र में, चंबल के अपवाह क्षेत्र में, चंबल के वेसिन क्षेत्र में जो अवनलिका अपर्दन होता है, कौन सा अपर्दन है ये, अपर्दन भी याद रखना, ये भी प्रश्न आता है, अवनलिका अपर्दन। चंबल के अपवाह क्षेत्र में अवनलिका अपर्दन के कारण, ठीक है, स्थलाकृति उत्खात भूमि में बदल जाती है। ये भूमि याद रखना, उत्खात भूमि, ज्योग्राफी में आगे भी इसका नाम आएगा। उत्खात भूमि, इंग्लिश वाले इसको अच्छे से समझते हैं, बैड लैंड, खराब भूमि। ठीक है, याद रखना है इसको, ऐसी भूमि जो खराब हो गई है, जिसमें स्थलाकृतियां उबड़ खाबड़ हो चुकी है। जब अवनलिका अपर्दन होता है तो जमीन खराब हो जाती है और आकृति बन जाती है जिन्हें अपन बीहड़ कहते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखना। ठीक है, तो आपको याद रखना है चंबल नदी के अपवाह क्षेत्र में बीहड़ आकृतियां पाई जाती है ना। बीहड़ क्या होती है? स्थलाकृतियां होती है, उत्खात भूमि के में अवनलिका अपर्दन के कारण बनती है। हाड़ौती क्षेत्र में इसको बीहड़ कहेंगे और करौली क्षेत्र की बात करें तो इसे डांग कहा जाता है। करौली के क्षेत्र में इसे डांग कहेंगे और बीहड़ को हाड़ौती में, जो अवनलिका अपर्दन इसके कारण जो खराब भूमि होती है उसे बीहड़ कहते हैं, इस बात को याद रखना। ठीक है, बनास नदी चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी है। बनास नदी चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी है। जैसे ये आपके चंबल बहती है, बनास निकलती है आपके खमनोर से, खमनोर राजसमंद से बनास निकलती है और रामेश्वरम, रामेश्वरम घाट सवाई माधोपुर जाके चंबल में उसका विलीन होता है ना। तो सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? बनास नदी चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी है, इस बात को याद रखना। काली सिंध की बात करें तो काली सिंध चंबल में दाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी है। अगर इधर से मिले कोई नदी तो कौन सी है? काली सिंध है। दाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? काली सिंध है। और ओवरऑल बनास, चंबल की सबसे लंबी नदी की बात करें तो बनास है ना, ये याद रखना। बनास नदी चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी है। काली सिंध चंबल की दाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी है। इन दोनों बातों को याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। चंबल राजस्थान में अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। अध्यारोपित नदी या अधिरोपित नदी, राजस्थान में चंबल और बनास नदी, चंबल और बनास नदी अधिरोपित नदी के उदाहरण है, के उदाहरण है, इनको याद रखना। ठीक है, चंबल राजस्थान की एकमात्र सदावाहिनी नदी है, अपन ने अभी पढ़ा था। चंबल नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। भाई राजस्थान में एंट्री मारती है ऐसे, फिर यहां से आपके लगभग लगभग उत्तर की ओर जाती है। चंबल नदी राजस्थान में दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है। जो भी आरपीएससी की तैयारी कर रहा है, ठीक है, इस पर टिक लगा लीजिए, क्योंकि आरपीएससी ऐसे कब कवर करती है कि चंबल नदी राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से बहती है, तो दक्षिण पश्चिम से नहीं बहती, क्योंकि पश्चिम तो आपके इधर पड़ेगा, तो दक्षिण पश्चिम से नहीं बहती,
दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती है, ऐसा नहीं है, ये अरावली की दिशा है, चंबल की ऐसी दिशा नहीं है। लेकिन आरपीएससी आपको ऑप्शन में देगा, क्योंकि राजस्थान ज्योग्राफी में चाहे अरावली की संरचना की बात हो या बनास की संरचना उसकी लंबाई की बात हो, रास्ते की बात हो, तो सबका रास्ता दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। तो आपको ज्यादा याद रह जाएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, है ना। लेकिन याद रखना चंबल नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, ठीक है। अब है चंबल नदी पर त्रिवेणी संगम। चंबल नदी पर कुछ त्रिवेणी संगम बने हुए हैं, है ना, याद रखना। पदरागाव सवाई माधोपुर, ठीक है। रामेश्वरम घाट, जो आपके सवाई माधोपुर में रामेश्वरम घाट है, गांव का नाम पूछे तो पदरागाव, ठीक है, सवाई माधोपुर में। यहाँ पर बनास, चंबल और सीप नदियां त्रिवेणी संगम बनाती है। बनास, चंबल और सीप नदी, बनास, चंबल और सीप नदी त्रिवेणी संगम बनाती है, इस बात को याद रखना, ठीक है। इस स्लाइड में याद रखना है आपको कि चंबल और बनास अधिरोपित नदियां हैं। ये नया फैक्ट है, आप में से मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि आप में से अधिकतर लोगों ने इसको नहीं पढ़ा होगा, है ना। और ये आरपीएससी वाले शायद इसको पढ़ चुके हैं। अधिरोपित नदी याद रखना चंबल और बनास है, ठीक है। दक्षिण से उत्तर की ओर याद रखना, यदि कोई आरपीएससी वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है तो, ठीक है। आगे चलते हैं, चंबल नदी पर स्थित परियोजनाएं। चंबल पर कुछ परियोजनाएं हैं। यदि क्रम की बात करें तो अपना आगे देख लेंगे उसको। गांधी सागर बांध, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। चंबल नदी पर पहला बांध कौन सा है? गांधी सागर है। यह चरण की बात करें तो पहले चरण में गांधी सागर बांध और कोटा बैराज, ये पहले चरण में बनाए गए, ठीक है, चंबल नदी पर। तो गांधी सागर बांध आपके मध्य प्रदेश में कौन सी जगह पे है? मंदसौर जिला, मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला, याद रखना। मंदसौर जिला गांधी सागर बांध स्थित है, ठीक है। यह चंबल नदी पर स्थित सबसे बड़ा और सबसे पहला बांध है। जैसे यदि अपन राजस्थान के मैप में बात करें तो चंबल नदी जानापाप पहाड़ी से निकलती है, ठीक है, आपके 84गढ़ में एंट्री मारती है और यहां आपके महू जिला है, सॉरी महू नहीं, आपके मंदसौर जिला है। कौन सा जिला है? मंदसौर। और यहां पे आपके गांधी सागर बांध है, गांधी सागर बांध। तो चंबल नदी पर जो पहली परियोजना है उसका नाम क्या है? गांधी सागर बांध, ठीक है, इसको याद रखना। चंबल नदी पर पहली परियोजना गांधी सागर बांध है मंदसौर जिले में। गांधी सागर चंबल नदी की पहली परियोजना है। यदि प्रश्न ऐसे आ जाए कि चंबल नदी की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है, ठीक है, चंबल नदी की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है, तो भी गांधी सागर बांध आ जाएगा। चंबल नदी की सबसे बड़ी परियोजना याद रखना और चंबल नदी की सबसे पहली परियोजना याद रखना, ठीक है। अब बात करें राजस्थान की, ठीक है, यहां से और यहां तक, धौलपुर तक और चित्तौड़गढ़ तक, इनके बीच में राजस्थान में चंबल बहती है 322 किलोमीटर, ठीक है, 322 किलोमीटर। अब इस 322 किलोमीटर की बात करें तो राजस्थान में चंबल नदी पर सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? राणा प्रताप सागर बांध, ठीक है। राजस्थान में चंबल नदी पर सबसे बड़ी परियोजना राणा प्रताप सागर बांध है, इस बात को याद रखना, ठीक है। कोटा बैराज, कोटा में स्थित एक सिंचाई बांध है, यहाँ आपके कोटा बैराज है जो कि सिंचाई बांध है। अब है राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा बांध है? राणा प्रताप सागर बांध, जो कि रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, इसको याद रखना। फिर है जवाहर सागर बांध, जो कि आपके कोटा बूंदी बॉर्डर पर स्थित है, ठीक है, कोटा बूंदी बॉर्डर पर स्थित है। यदि जगह की बात हो तो बोरावास कोटा, कोटा में बोरावास एक जगह है, वहां जवाहर सागर बांध स्थित है। ये चारों परियोजनाएं चंबल पर है, गांधी सागर बांध, कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध। इनके बारे में और डिटेल जब अपन सिंचाई परियोजनाएं देखेंगे तो वहां अपन कवर कर लेंगे, फिलहाल आप इनको देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, ये आपके लिए कुछ कलाकृति मान लीजिए, ठीक है। चंबल नदी, आपको नाम बताया, प्राचीन नाम चमनवती। प्राचीन नाम क्या है इसका? चमनवती। इसे राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है ना, राजस्थान की कामधेनु। अब ये जो चंबल की सहायक नदियां हैं ये अपन ने ट्रिक से पढ़ ली है, ये याद रखना। राजस्थान में सर्वाधिक गार्ज या बी कैनियन बनाने वाली बी आकार की घाटियां बनाती है चंबल नदी, ठीक है। जानापाप पहाड़ी याद रखना,
ठीक है, यहाँ से चंबल नदी का उद्गम होता है। अब बात करें बांध के बारे में, तो क्रम आपको याद रखना है। गांधी सागर बांध है, सर्वप्रथम आता है, जो कि आपके मंदसौर एमपी में है ना। उसके बाद है राणा प्रताप सागर बांध, ठीक है, गांधी सागर बांध है, उसके बाद राणा प्रताप सागर बांध है, उसके बाद है जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज। ये चारों चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, चंबल नदी पर कुछ और आकृतियां हैं, आप देख लीजिए। एक है चूलिया जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात याद रखना है, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी पर स्थित है। चूड़िया जलप्रपात याद रखना, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में, मैंने चूड़िया बोल दिया ना, ठीक है, ये चूलिया है, फिलो में चूड़िया निकल गया, ठीक है। चूलिया जलप्रपात भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी पर है। अब ऐसे अजीब अजीब से नाम आ रहे हैं तो क्या करें। 18 मीटर ऊंचा है, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चूलिया जलप्रपात राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 18 मीटर ऊंचा है, राजस्थान का सबसे ऊंचा है, ठीक है, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये बात याद रखना। अच्छा, आरएस मेंस में यहां से प्रश्न आया था कि चंबल नदी पर या फिर चित्तौड़गढ़ से कोटा के मध्य चंबल नदी पर किन्हीं 4 जलप्रपातों के नाम बताइए, ठीक है। हमने तो एक ही पढ़ा है, उन्होंने 4 पूछ लिए, ठीक है। तो कभी कभार बोर्ड अपने साथ ऐसी हालत कर देता है ना। 18 मीटर ऊंचा है, सबसे ऊंचा बांध है चूलिया जलप्रपात, याद रखना। नेक्स्ट है हैंगिंग ब्रिज, हैंगिंग ब्रिज, ठीक है, लटकता हुआ ब्रिज, कोटा में चंबल नदी पर बना हुआ है हैंगिंग ब्रिज, ठीक है, ये राजस्थान का पहला हैंगिंग ब्रिज है। अच्छा, आपके लिए एक अपडेट है, याद रखना, हाल ही में माही नदी पर, माही नदी पर राजस्थान का दूसरा हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है, ये भी याद रखना, हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है, याद रखना इसको। पहले प्रस्तावित था, अभी याद रखना माही नदी पर। ये करंट में भी मैंने आपसे पूछा था, जो लाइव क्लास हुई थी अपने करंट अफेयर्स की, तो वहां ये प्रश्न पूछा था कि हाल ही में कौन सी नदी पर राजस्थान का दूसरा हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है, तो याद रखना माही नदी पर है। पहला कौन सी नदी पर है, चंबल नदी पर है, कोटा में, इसको याद रखना। फिर है हेरिटेज चंबल रिवर फ्रंट, हेरिटेज चंबल रिवर फ्रंट, कोटा में राजस्थान का प्रथम रिवर फ्रंट है, राजस्थान का प्रथम रिवर फ्रंट है, ठीक है। याद रखना साबरमती नदी, साबरमती नदी जो कि आपके गुजरात में बहती है, लेकिन याद रखना क्योंकि राजस्थान से निकलती है ना, तो इस पर भी रिवर फ्रंट बनाया गया है। तो प्रश्न ऐसे आ सकता है कि राजस्थान की निम्न में से कौन सी नदी पर रिवर फ्रंट बनाया गया है, और आपको ऑप्शन में चंबल ना दे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, और ऑप्शन में बनास दे दे तो अधिकतर लोग तो बनास कर देंगे, ठीक है, कि चंबल नहीं सही बनास पे हो सकता है। संभावनाओं में जीने वालों याद रखना, साबरमती जो नदी है वो गुजरात में चंबल फ्रंट बनाती है, ठीक है, गुजरात में इस पर चंबल फ्रंट स्थित है, याद रखना। यदि बात करें राजस्थान में चंबल फ्रंट की, तो राजस्थान में एक ही चंबल फ्रंट है, वो कौन सा है, हेरिटेज चंबल फ्रंट कहाँ है, कोटा में, ठीक है, हेरिटेज चंबल फ्रंट कोटा में है, याद रखना। नेक्स्ट है चंबल नदी को घड़ियालों की शरणास्थली कहा जाता है। अब घड़ियालों की शरणास्थली क्यों बोलते हैं, क्योंकि सर्वाधिक घड़ियाल कौन सी नदी में पाए जाते हैं, चंबल नदी में, है ना, याद रखना। नेक्स्ट है संरक्षित जीव, संरक्षित जीव का मतलब क्या है, ऐसे जीव जो चंबल नदी की घाटी में फलते फूलते हैं, बड़े होते हैं, याद रखना गांगेसुस डॉल्फिन, गांगे डॉल्फिन या गंगा डॉल्फिन या गांगेसुस, ये याद रखना, ये प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। यहां से प्रश्न आया है कि कौन सा जीव चंबल नदी घाटी में बड़ा नहीं होता या फिर नहीं पलता, पोषण नहीं होता, ऐसा प्रश्न पूछा हुआ है, याद रखना गांगेसुस याद रखना है, उदबिलाव याद रखना है, ये बिलाव है, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। और आपके घड़ियाल, घड़ियाल हुआ, उदबिलाव हुआ और गांगेसुस या गंगा डॉल्फिन हुई, है ना, ये तीनों जीव याद रखना संरक्षित जीव है। घड़ियालों की शरणास्थली चंबल को कहते हैं, बनास को नहीं कहते, ठीक है, किसको कहेंगे, चंबल को कहते हैं, इस बात को याद रखना। रिवर फ्रंट याद रखना, साबरमती यहाँ पे लिखा नहीं है, जब अपन साबरमती नदी पढ़ेंगे तो वहां आपको एक बार फिर से समझा देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, चंबल सर्वाधिक कंदरा गुफाओं वाली नदी है। कंदरा किसको बोलते हैं, कंदरा किसको बोलते हैं, गुफा को बोलते हैं, तो सर्वाधिक गुफाओं वाली नदी कौन सी है, चंबल नदी है, ठीक है। तो कंदरा होती क्या है, गुफाएं होती है,
तो क्या चंबल नदी में थोड़ी एक उपाय, ऊबड़ खाबड़ जमीन होती है, कंदरा क्या होती है, ऊबड़ खाबड़ जमीन होती है। ठीक है, इस जमीन को सही करने के लिए, उपयोग के योग बनाने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा परियोजना चलाई है, कंदरा सुधार कार्यक्रम। केंद्र सरकार ने कंदरा सुधार कार्यक्रम चलाया है ताकि इस ऊबड़ खाबड़ जमीन को प्लानिंग किया जा सके और आम आदमी के लिए यूजफुल बनाया जा सके। ठीक है, याद रखना चंबल नदी पर कंदरा सुधार कार्यक्रम चलाया गया है, याद रखना इसको। ठीक है, अब यदि बात करें चंबल की कुछ सहायक नदियों के बारे में, ठीक है, तो अपन ने पढ़ा था काली सिंध नदी। कौन सी नदी है, काली सिंध नदी है। ये देवास मध्य प्रदेश से उद्गमित होती है। इसका उद्गम कहां से होता है, देवास मध्य प्रदेश से। ठीक है, काली सिंध नदी का उद्गम होता है देवास मध्य प्रदेश से, नानेरा के निकट चंबल नदी में विलीन हो जाती है। नानेरा के निकट, जो कि आपके कहां पे है, बूंदी में, चंबल नदी में विलीन हो जाती है। देवास मध्य प्रदेश से उद्गम होता है काली सिंध नदी, याद रखना। ठीक है, एक शब्द है सामेला। सामेला याद रखना, अपन राजस्थान कल्चर में पढ़ते हैं सामेला, सामने जाकर स्वागत करना। राजस्थान कल्चर में क्या आ जाता है, सामने जाकर स्वागत करना, लेकिन ज्योग्राफी में अर्थ बदल गया है। काली सिंध एवं आहू नदी के संगम को क्या कहते हैं, सामेला कहते हैं। ठीक है, काली सिंध एवं आहू नदी के संगम को सामेला कहते हैं। इस बात को याद रखना कि राजस्थान का कौन सा दुर्ग सामेला पर स्थित है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। राजस्थान का जल दुर्ग है गागरोन। गागरोन जल दुर्ग है, पहाड़ी दुर्ग की श्रेणी में भी इसको रखा गया है ना। तो जल दुर्ग गागरोन काली सिंध एवं आहू नदी के संगम पर स्थित है। काली सिंध एवं आहू नदी के संगम पर स्थित है गागरोन दुर्ग, या फिर सामेला पर स्थित है। सामेला याद रखना, काली सिंध एवं आहू नदी के संगम को सामेला कहते हैं। नेक्स्ट है पार्वती नदी। सीहोर मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। उद्गम कहां से होता है, सीहोर मध्य प्रदेश से पार्वती नदी का उद्गम होता है, जो कि सवाई माधोपुर में चंबल नदी में विलीन हो जाती है। सवाई माधोपुर के पास चंबल नदी में मिल जाती है। अब कुछ नदियों की बात करें, अंधेरी, रेतरी, अहेली, ये तीन सहायक नदियां हैं किसकी, पार्वती नदी की। ठीक है, अब अंधेरी आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अंधेरी जो सिंचाई परियोजनाएं होती है, लघु सिंचाई परियोजनाएं, वो अपन आगे पढ़ेंगे, तो वो आप आगे जाके देखते हो। इसलिए यदि प्रश्न आ जाए कि निम्न में से कौन सी नदी पार्वती की सहायक नदी नहीं है, या फिर अंधेरी, रेतरी, अहेली क्या है, भाई प्रश्न आ सकता है ना कि अंधेरी, रेतरी, अहेली क्या है। राजस्थान की नदियां, राजस्थान में आदिवासी महिलाओं के आभूषण या वेशभूषाएं। ठीक है, क्योंकि नाम में लगे निरा नदी है, अंधेरी, रेतरी, अहेली। इनको देख के आपको लगता है नदी जैसी फीलिंग आती है क्या, नहीं आती। ठीक है, लेकिन नदी है, याद रखना नदी है, फीलिंग आए चाहे ना आए आपको याद रखना है। अंधेरी, रेतरी, अहेली पार्वती की सहायक नदी है, फीलिंग पर मत जाना। ठीक है, सवाई माधोपुर में चंबल नदी में विलीन हो जाती है। सीहोर मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। आगे चलते हैं, आपकी चंबल नदी समाप्त होती है यहां पे। ठीक है, नेक्स्ट है आपके बनास नदी। बनास नदी देख लीजिए, खमनोर पहाड़ी, ये सबको पता होता है, लेकिन अभी पेपर लगा था, उसमें पूछा था बेरों का मठ। ये अभी आरएसएसबी का पेपर था, उसमें पूछ लिया कि बनास नदी का उद्गम कहां से होता है, 4 स्थान दे दिए, उसमें बेरों का मठ भी था। ठीक है, तुक्के देने वालों ने बेरों का मठ कर दिया, जिनको याद है उन्होंने कर दिया, बाकी लोग सदमे में चले गए कि ये कौन सी जगह आ गई जहां से बनास का उद्गम हो रहा है, हमने तो खमनोर की पहाड़ी पढ़ा है। ठीक है, याद रखना बैरों का मठ एक स्थान है खमनोर की पहाड़ी पर, जो कि अरावली पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। राजसमंद जिले में इसका उद्गम होता है बनास नदी का। तीनों ही चीज याद रखना, खमनोर भी ऑप्शन में आ सकता है, बैरों का मठ भी ऑप्शन में आ सकता है, अरावली पर्वत श्रेणी भी ऑप्शन में आ सकती है, राजसमंद भी ऑप्शन में आ सकता है। चारों में से कोई भी चीज आ जाए आपको तो टिक करना है, ये लाइन याद रखनी है। संगम की बात करें तो चंबल नदी में विलीन हो जाता है रामेश्वरम घाट, सवाई माधोपुर। चंबल पर एकमात्र त्रिवेणी संगम देखा था अपन ने, चंबल, बनास और सीप, रामेश्वरम घाट, सवाई माधोपुर में। ठीक है, बनास नदी कुंभलगढ़ से दक्षिण की ओर गोगुंदा के पठार से प्रवाहित होती है।
यदि बनास की बात करें तो मैंने आपको बताया कि खन्नौर की पहाड़ी से उद्गम होता है, ठीक है। खन्नौर की पहाड़ी या बैरो का मठ, ये दोनों ही नाम आपको याद रखने हैं, यहां से उद्गम होता है। अब ये जो जगह है ये कुंभलगढ़ के पास है, ये जो जगह है वो किसके पास है, कुंभलगढ़ के पास है, ठीक है। तो कुंभलगढ़ से दक्षिण की ओर बहती है और फिर यहां से गोविंदा का पठार है और फिर ये इस दिशा में आ जाती है। तो ये दक्षिण की ओर बहती है जब स्टार्ट होता है इसका, है ना, इस लाइन को याद रखना। और मैं कहता हूं कि आरपीएससी की तैयारी करने वाले इस लाइन को दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि आरपीएससी यहाँ आपको फंसा देती है कि आप सोचोगे कि बनास नदी उद्गम के बाद सीधा चल देती है उत्तर पूरब की ओर। अरे ऐसा नहीं है, कुछ दक्षिण में भी जाती है कुंभलगढ़ से गोविंदा के पठार तक, उसके बाद में अपनी दिशा अलग तय करती है। याद रखना कुल लंबाई इसकी 512 किलोमीटर है, 480 किलोमीटर भी कहीं कहीं लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा जो अपडेट है, अपडेट क्या है, 512 किलोमीटर है ना। अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी, राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, चंबल नदी है, लेकिन उसकी राजस्थान में लंबाई कितनी है, 322 किलोमीटर, है ना। लेकिन बनास राजस्थान में बहती है 512 किलोमीटर। तो आपको याद रखना है कि राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास है, और ये प्रश्न पूछा हुआ है ना। यह पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है और यह प्रश्न पूछा हुआ है, और आगे भी खासकर रीट वाले और लैब असिस्टेंट वाले, ठीक है, तैयार रहिए, यहां से प्रश्न आपके आ सकते हैं। ग्रीष्म काल में बनास नदी सूख जाती है, सूख जाती है। हमने देखा था राजस्थान की एकमात्र 12 मासा नदी कौन सी है, चंबल है, तो बाकी सारी सूख जाएगी। इस लाइन को लिखने का कोई महत्व नहीं रह जाता, है ना। यदि उपनाम की बात करें, बनास नदी के उपनाम की बात करें तो बनों की आशा इसको कहा जाता है, वर्णाशा इसको कहा जाता है, और वशिष्ठी, वर्णाशा और बनों की आशा तीनों व्याप्य है, याद रखना। राजस्थान के कामधेनु किसे कहा जाता है, चंबल नदी को कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। यह भी अध्यारोपित नदी है। गिलुंड सभ्यता बनास नदी के पास स्थित है। गिलुंड सभ्यता राजसमंद में है, आपके उदयपुर में गिलुंड है ना। गिलुंड सभ्यता आपके राजसमंद वाली किसके पास स्थित है, बनास नदी के तट पर स्थित है। गिलुंड सभ्यता किसका हिस्सा है, आहड़ सभ्यता का। आहड़ सभ्यता का विस्तार राजसमंद उदयपुर दोनों जिलों में है ना। तो आहड़ सभ्यता या गिलुंड सभ्यता कौन सी नदी के तट पर है, बनास नदी के तट पर है ना। इस बात को याद रखना। लंबाई याद रखनी है, 512 किलोमीटर है। राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। उद्गम याद रखना है, ये बैरो का मठ जरूर याद रख देना, क्योंकि आजकल ये ट्रेंडिंग में चल रहा है, ठीक है, बैरो का मठ याद रखना है। उसके बाद बात करें बनास नदी की प्रमुख सहायक नदियां। बनास नदी की प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो देख लीजिए, बेड़च है, बांडी है, मानसी है, मोरेल है, खारी है, कोठारी, मैनाल, डाई, गलवा, इसको गालवा भी लिखा मिलता है कहीं कहीं जगह, ठीक है, कालीसील है और ढील है। ये किसकी सहायक नदी है, आपके बनास की सहायक नदियां है, ठीक है। यदि ट्रक की बात करें तो अपन ने बनास में चंबल में देखी थी, ठीक है, ये चंबल की सहायक नदियां अपन ने देखी थी। इसमें देखा था माँ से मांगली है, गुस्से से गुजाली है, मे से मेज है, ता से पार्वती है ना, ने से निवाज है, आज से आहू है, काली सिंध है, घोड़ा पछाड़ है, परवन है, ब्राह्मणी, बनास, चाखड़ और कुन या कुराल है। ये चंबल की सहायक नदियां थी और इनकी अपन ने ट्रिक पढ़ी थी, है ना। अब यदि अपन देखें बनास के बारे में, अब यदि अपन देखें बनास के बारे में तो बनास की ट्रिक क्या है, ट्रिक तो क्या आपको कुछ नदियां याद हो जाए, बस यही हमारा प्रयास है। तो बनास की ट्रिक क्या है, ठीक है, सहायक नदियां, वैसे तो आपको वैसे भी नाम याद होने चाहिए विदाउट ट्रिक, है ना। बेड़च, बांडी, मासी, बेड़च, बांडी, मासी। बेड़च जो बनास नदी का उद्गम होता है तो जस्ट बाद में मिलती है बेड़च, जिसको अपन आयड़ भी बोलते हैं, है ना। बांडी नदी है, मानसी, मोरेल,
खारी, कोठारी, डील, कालीसिल, गलवा, डाई और मेनाल। मोरेल भी याद रखना है, मोरेल कहाँ है, मोरेल भी याद रखना है, मेनाल भी याद रखना है, डाई है, गलवा, कालीसिल, डील। इसकी ट्रिक क्या हो सकती है, बनाओ आप। ठीक है, बनास नदी की। ठीक है, मैना, बांडी, मासी, मोर आम को खा गई। ठीक है, ट्रिक क्या है एग्जैक्ट, है ना, आप बस अपनी नदियों को बनाने की कोशिश करना। इससे कुछ नदी अपन बन जाए तो ट्राई करते हैं। मैना से आप याद रखना है मैनाल, मैना से याद रखना है मैनाल, याद रखना है। ठीक है, मैना से मैनाल याद रखना है। ठीक है, बांडी से आपकी बांडी हो जाएगा, मासी से आपकी मासी हो जाएगा। उसके बाद मोर से मोरेल याद रख लेना, मोरेल, है ना। आज से कोई है क्या, नहीं है। को से कौन सी है इसमें, को से आपके कोठारी याद रखना है। ठीक है, कोठारी याद रखना है। खा गई से खारी याद रखना है। ठीक है, गई से कौन सा है, गई से आपको डाई याद रखना है, उल्टा कर देना, गई से डाई याद रखना है ना। आम को खा गई, को से कोठारी और को से आप काली सिल भी याद रख लीजिए। ठीक है, ये टूटी मोटी ट्रिक है, कुछ नदी आपको बस याद हो जाए, है ना। मैना, बांडी, मासी, मोर आम को खा गई, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, बाकी चंबल में अपनी नदियां सटीक बैठी है ट्रिक के हिसाब से। बेड़च, बांडी, मासी, मोरेल, खारी, कोठारी, मैनाल, डाई, गलवा, कालीसिर और डील, ये नदियां याद रखना है। ठीक है, बनास नदी पर स्थित त्रिवेणी संगम, ये याद रखना कि सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी कौन सी है। राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी कौन सी है, तो बनास है, याद रखना है। ठीक है, बिगोद भीलवाड़ा में पहला त्रिवेणी संगम है, फिर है राजमहल टोंक में, और उसके बाद है रामेश्वरम सवाई माधोपुर में, क्योंकि इसके बाद बनास नदी समाप्त हो जाती है। बिगोद भीलवाड़ा में बनास है, बेड़च है और मेनाल है, बनास है, बेड़च है और मेनाल है। उसके बाद है बनास, खारी और डाई, बनास, खारी और डाई। ठीक है, बनास, खारी और डाई है। रामेश्वरम सवाई माधोपुर में है बनास, चंबल और सीप, बनास, चंबल और सीप है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, वापस देख लीजिए, 3 त्रिवेणी संगम है, तीनों ही याद रखने हैं आपको। इधर राजस्थान के बारे में बात करें, क्या बन गया है ये, ठीक है, त्रिवेणी संगम की बात करें बनास नदी पर, सर्वाधिक त्रिवेणी संगम है, सर्वाधिक सर्वाधिक त्रिवेणी संगम है। पहला त्रिवेणी संगम कहाँ है आपके, विगोद भीलवाड़ा में, कहाँ है, विगोद भीलवाड़ा में है। उसके बाद है राजमहल टोंक में, राजमहल टोंक में है। और उसके बाद है रामेश्वरम सवाई माधोपुर में, रामेश्वरम सवाई माधोपुर, ये 3 त्रिवेणी संगम है, तीनों ही याद रखने हैं आपको। ठीक है, बिगोद में बात करें तो बिगोद में है बनास, बनास है, बेड़च है और कौन सी है, मैनाल है। ठीक है, राजमहल टोंक में बात करें तो बनास, डाई प्लस कौन सी नदी है, बनास है, खारी है और डाई है, बनास है, डाई है और खारी है। रामेश्वरम की बात करें तो चंबल है, सीप है और बनास है। ये तीनों त्रिवेणी संगम याद रखना, बिगोद, राजमहल और रामेश्वरम, बिगोद, राजमहल और रामेश्वरम, ये तीनों त्रिवेणी संगम याद रखने हैं। तीनों में कौन कौन सी नदी आती है, तीनों याद रखना है। बनास सब में कॉमन है, पहले मिलेगी बेड़च और मेनाल, भाई त्रिवेणी संगम भीलवाड़ा में होता है। ठीक है, तो मेनाल भीलवाड़ा में बहती है, इसलिए याद रखना बनास, बेड़च और मेनाल याद रखना है।
उसके बाद राजमहल टोंक में याद रखना है, बनास है, डाई है और खारी है, बनास है, डाई है और खारी है। रामेश्वरम सवाई माधोपुर में चंबल, सीप और बनास है। ठीक है, याद रखने हैं इनको। उसके बाद है राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी संगम कौन सी नदी बनाती है? बनास नदी बनाती है ना। खारी नदी बनास की सबसे लंबी सहायक नदी है। खारी नदी बनास की सबसे लंबी सहायक नदी है, इस बात को याद रखना। खारी नदी बनास की सबसे लंबी सहायक नदी है। बेड़च नदी दाईं ओर की बनास की सबसे लंबी नदी है। बेड़च नदी दाईं ओर से, ठीक है, बनास की सबसे लंबी नदी है, याद रखना इसको। उसके बाद है बनास नदी पर स्थित प्रमुख परियोजनाएं। बनास नदी पर कुछ परियोजनाएं स्थित है, कुछ बांध स्थित है ना। तो कौन कौन सी परियोजनाएं हैं जो बनास नदी पर स्थित है, याद रखना। बागेरी का नाका बांध, ठीक है, नाम देख के डरना नहीं है, ये बांध है, कोई जानवर नहीं है ना। बागेरी का नाका बांध, ठीक है, बनास नदी पर है, राजसमंद में स्थित है। बागेरी का नाका मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए नया है ना। जैसे बैरों का मठ नया था, बनास नदी का उद्गम स्थल, ऐसे बागेरी का नाका बांध याद रखना है, राजसमंद में है, इसको याद रखना है, ये राजसमंद में है। फिर है नंद समंद बांध। नंद समंद बांध नाम से याद रखना है, राजसमंद में है, लेकिन इसको राजसमंद की जीवन रेखा भी कहते हैं। राजसमंद की जीवन रेखा कहते हैं नंद समंद बांध को, बागेरी का नाका बांध को। ठीक है, यह आपके कौन सा बांध है? दो ही बांध है आपके, याद रखना बनास नदी पर, है ना। बागेरी का नाका बांध और नंद संबंध बांध। राजसमंद में दो ही बांध है, बागेरी का नाका बांध और नंद संबंध बांध है। नंद संबंध को राजसमंद की जीवन रेखा कहा जाता है, राजसमंद जिले की जीवन रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट है मातृकुंडिया बांध, जिसमें कितने गेट है? 52 गेट है। ठीक है, मातृकुंडिया बांध याद रखना है, चित्तौड़गढ़ में है। मेवाड़ का हरिद्वार, मातृकुंडिया बांध को क्या कहते हैं? मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं। ईसरदा बांध आपके सवाई माधोपुर में है, अभी तक इसका कार्य चल रहा है ना। फिर है बीसलपुर बांध, आपके टोंक में है। ईसरदा बांध याद रखना है, सवाई माधोपुर में है। ईसरदा बांध याद रखना है, ईसरदा बांध सवाई माधोपुर में है, बीसलपुर टोंक में याद रखना है। अब यदि बात करें बीसलपुर के बारे में, तो याद रखना बीसलपुर राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। टोंक में बीसलपुर स्थित है। बीसलपुर राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। ये कंक्रीट बांध है, ये भी याद रखना, कंक्रीट बांध है। बीसलपुर एक कंक्रीट बांध है। पर्यटन विभाग द्वारा बीसलपुर बांध को मिनी गोवा, शायद मिट्रा है ना, मिनी गोवा की उपाधि, ये पीडीएफ में आपके साफ आ जाएगा जब अपन टेलीग्राम पे पीडीएफ शेयर करेंगे। यहां आप अभी लिख लीजिए, इसको मिनी गोवा कहा जाता है, मिनी गोवा। अभी मिनी गोवा की उपाधि किसने दी? राजस्थान के पर्यटन विभाग ने, राजस्थान के पर्यटन विभाग ने, ये बात याद रखना, राजस्थान के पर्यटन विभाग ने बीसलपुर को मिनी गोवा की उपाधि दी है। भाई राजस्थान का मिनी गोवा कहाँ है? बीसलपुर में है, इस बात को याद रखना। ठीक है, मिनी गोवा याद रखना है, बीसलपुर का है, याद रखना। सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, ये कंक्रीट बांध है, इस बात को भी याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आगे है बीसलपुर राजस्थान का प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व है, प्रथम संरक्षित क्षेत्र, राजस्थान का प्रथम संरक्षित क्षेत्र। ठीक है, राजस्थान का प्रथम संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? और ये इसी साल पूछा है, संरक्षित क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, राजस्थान का प्रथम संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? वो है आपके बीसलपुर। बीसलपुर टोंक में है। 2008 में इसे संरक्षित क्षेत्र घोषित किया था, 2008 में इसे संरक्षित क्षेत्र घोषित किया था, इस बात को याद रखना, 2008 में घोषित। ठीक है, 2008 में घोषित किया गया था, राजस्थान का प्रथम संरक्षित क्षेत्र है, याद रखना। ठीक है, याद रखना इस प्रश्न को। बीसलपुर बांध में फिश एक्वेरियम और प्रजनन केंद्र स्थित है, फिश एक्वेरियम भी स्थित है, इस बात को याद रखना है।
बीसलपुर राजस्थान की सबसे बड़ा कंक्रीट परियोजना है, सबसे बड़ा कंक्रीट बांध है। ठीक है, यदि वैसे पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, राजस्थान का यदि बात करें आपके राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर, ठीक है, तो ये राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, यदि बात करें बीसलपुर की, यदि बात करें बीसलपुर की, तो बीसलपुर सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, प्लस सबसे बड़ा कंक्रीट बांध है, सबसे बड़ा कंक्रीट बांध है, इस बात को भी याद रखना है। बीसलपुर सबसे बड़ा कंक्रीट बांध है, सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, सबसे बड़ा बांध ओवरऑल बात करें तो राणा प्रताप सागर बांध है, जल क्षमता के अनुसार राणा प्रताप सागर बांध है। सबसे लंबे बांध की बात करें तो माही बजाज सागर बांध है। कौन सा बांध है? माही बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर बांध। ठीक है, ये सबसे लंबा बांध है, सबसे लंबा बांध है माही बजाज सागर बांध। ठीक है, लगभग 3000 किलोमीटर, सॉरी लगभग 3 किलोमीटर का, माफ करना, लगभग 3 किलोमीटर का है, सबसे लंबा बांध है माही बजाज सागर बांध। एक बात और याद रखना, प्रतापगढ़ में है जाखम बांध। कौन सा बांध है? आपके जाखम बांध है, यही लिख देता हूं, प्रतापगढ़ का जाखम बांध, प्रतापगढ़ का जाखम बांध, ये सबसे ऊंचा बांध है, सबसे ऊंचा। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जाखम बांध है। आगे भी अपन पढ़ लेंगे, बस आपको रिकॉल हो जाए इस वजह से यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। माही बजाज सागर बांध सबसे लंबा बांध है, जाखम बांध प्रतापगढ़ का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, बीसलपुर राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, इस बात को याद रखना। ठीक है, ये जो परियोजना है अपन ने अभी देख ली है बनास नदी पर, नंदसमंद खमनोर में है, जो कि राजसमंद की जीवन रेखा है। क्या है ये? राजसमंद की जीवन रेखा, राजसमंद की ये जीवन रेखा है, इसको याद रखना। मातृकुंडिया बांध चित्तौड़गढ़ में है, इसमें 52 गेट है, इसको राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। इसरदा बांध सवाई माधोपुर में है, और उसके बाद था अपन का बीसलपुर बांध टोंक में है, बीसलपुर बांध टोंक में है। ये 4 बांध देखे थे। एक और देखा था बाघेरी का नाका बांध, बाघेरी का नाका बांध वनास नदी पर है, राजसमंद जिले में है ना, इसको भी याद रखना है। ठीक है, तो आपकी आज की जो क्लास थी राजस्थान की अपवाह प्रणाली, अपवाह प्रणाली में अपन ने 2 नदियां देखी है, आपके चंबल और बनास। ठीक है, ये 2 ही सबसे बड़ी नदियां आए राजस्थान में। 2 नदी और थोड़ा टाइम लेगी, वो है आपके लूनी नदी और माही नदी। उसके बाद छोटी छोटी नदियां हैं 2-2 4-4 लाइनों की। तो नेक्स्ट क्लास में हो सकता है या फिर उससे नेक्स्ट क्लास में 2 या 3 क्लासों में अपना अपवाह तंत्र क्लियर हो, कवर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास जो भी अपन ने यहाँ पढ़ाया है इसकी पीडीएफ आप नवीका अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो अपवाह प्रणाली में इसमें मैं उम्मीद करूंगा कि जो नेक्स्ट क्लास होगी अपनी, तो 2 क्लासों में अपवाह तंत्र कंप्लीट हो जाए। ठीक है, नहीं होता है तो भाई 1 क्लास आगे बढ़ानी पड़ेगी। बाकी क्योंकि बनास और चंबल बहुत बड़ा सिस्टम हो जाता है, इनका अपवाह तंत्र हो जाता है, तो ज़्यादा टाइम ये लेती है, समझाना भी जरूरी है। ठीक है, तो चैनल को अपने दोस्तों तक, यार दोस्तों तक शेयर कीजिए, है ना। पीडीएफ और हो सकता है टेलीग्राम चैनल पर जाके आप इसके पीवाई क्यूज भी सॉल्व कर सकते हैं, क्यूज बनाई जाती है टेलीग्राम पर, तो आप क्यूज का जवाब देके अपनी तैयारी को और बेहतर भी कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।